राजस्थान की रेतीली पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव कभी अपनी समृद्धि और व्यापार के लिए दूर दूर तक मशहूर था। गांव के बीच से बहने वाली चंद्रिका नदी की मधुर धारा और खेतों की लहलहाती फसलें इसकी शोभा थी। गांव का बाजार रंग बिरंगे कपड़ों, मसालों और हस्तशिल्प से गुलजार रहता था। व्यापारी दूर दराज के शहरों से यहाँ आया करते थे और चंद्रपुर की हवेलियाँ उनकी उदारता और वैभव का प्रतीक थी। इसी गांव में रहते थे हरिशंकर, एक धनवान व्यापारी, और उनकी पत्नी सावित्री। हरिशंकर का कपड़े और मसालों का व्यापार राजस्थान से लेकर गुजरात और मालवा तक फैला था। उनकी हवेली, जो गांव के बीचों बीच थी, पत्थर और लकड़ी की नक्काशी से सजी थी। हवेली का आंगन हर शाम मेहमानों की हंसी खुशी से गूंजता था। हरिशंकर एक उदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। जब भी गांव में कोई मुश्किल आती, वे सबसे पहले मदद के लिए आगे आते। चाहे किसी की बेटी की शादी हो या किसी गरीब का इलाज, हरिशंकर का खजाना हमेशा खुला रहता। सावित्री, उनकी पत्नी, एक दयालु और समझदार महिला थी। वह न केवल हवेली को संभालती थी, बल्कि हरिशंकर के व्यापार में भी उनकी सलाह देती थी। उनकी बुद्धिमता और धैर्य की गांव में मिसाल दी जाती थी। दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखी था, लेकिन उनकी एक कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। सावित्री हर दिन मंदिर जाकर माँ भवानी से संतान सुख की प्रार्थना करती थी। गांव के लोग कहते, हरिशंकर और सावित्री का घर धन से भरा है, लेकिन बिना संतान के ये सुख अधूरा है। लेकिन कहते हैं, समय का चक्र कभी एक सा नहीं रहता। जो आज राजा है, वह कल रंक हो सकता है। चंद्रपुर में एक के बाद एक कई संकट आए। पहले एक भयंकर सूखा पड़ा। चंद्रिका नदी सूख गई और खेत बंजर हो गए। गांव के लोग भूख से तड़पने लगे। इसके बाद व्यापार में मंदी छा गई। हरिशंकर के जहाज, जो मसाले और कपड़े लाते थे, समुद्र में डूब गए। उनके गोदामों में रखा माल चूहों और कीड़ों का शिकार हो गया। कर्जदाताओं ने उनके दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। हरिशंकर जी, आपने हमसे उधार लिया था, अब कब चुकाएंगे? वे रोज तगादा करने लगे। हरिशंकर ने अपने सारे गहने और संपत्ति बेच दी, लेकिन कर्ज का बोझ कम नहीं हुआ। उनकी हवेली, जो कभी चहल पहल से भरी रहती थी, अब सन्नाटे में डूब गई। गांव के लोग, जो पहले उनके दोस्त और रिश्तेदार थे, अब उनसे किनारा करने लगे। कोई उनके दरवाजे पर मदद मांगने नहीं आता था और न ही कोई उनकी मदद के लिए आगे आया। हरिशंकर और सावित्री के पास अब खाने तक को कुछ नहीं बचा था। रातें भूखे पेट कटने लगी और दिन कर्जदाताओं के तानों में। एक रात, जब हवेली में एक दीपक भी जलाने को तेल नहीं था, हरिशंकर ने सावित्री से कहा, प्रिय, मैं इन तानों से तंग आ चुका हूँ। हमारा व्यापार खत्म हो गया और गांव में कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। मेरे मन में एक विचार आया है। तुम्हारे मायके, जो पास के गांव मधुपुर में है, वहाँ चलते हैं। शायद तुम्हारे पिता और भाई हमारी कुछ मदद कर दें। अगर हमें थोड़ा सा धन मिल जाए, तो हम कोई छोटा मोटा काम शुरू कर सकते हैं। सावित्री, जो अब गर्भवती थी, ने सिर हिलाया और सहमति दी। आप सही कहते हैं, उन्होंने कहा। मुश्किल वक्त में अपने ही काम आते हैं। दोनों ने रात के अंधेरे में मधुपुर के लिए प्रस्थान किया। मधुपुर चंद्रपुर से 5 से 6 कोस की दूरी पर था। रास्ता कच्चा और पथरीला था और सावित्री की हालत गर्भावस्था के कारण नाजुक थी। हरिशंकर ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें सहारा दिया, लेकिन उनका मन भारी था। वह एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे और मदद मांगने की बात उन्हें कचोट रही थी। रास्ते में सावित्री ने उन्हें ढांढस बंधाया। चिंता मत कीजिए, मेरे पिता और भाई जरूर हमारी मदद करेंगे। मधुपुर पहुंचने में उन्हें पूरी रात लग गई। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था, जहां हरिशंकर ने सावित्री से कहा, प्रिय, मैं ससुराल तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरा मन डर रहा है। जब हम धनवान थे, लोग हमसे मदद मांगते थे। अब हमें खुद मदद मांगनी पड़ रही है। अगर तुम्हारे घर वालों ने मना कर दिया, तो मुझे बहुत आत्मग्लानि होगी।
समाज उसी को पूछता है जिसका पेट भरा हो, भूखों को कोई नहीं पूछता। मैं यहीं इस कुएं के पास तुम्हारा इंतजार करूंगा। सावित्री ने सहमति जताई और अपने मायके चली गई, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे कड़वा अनुभव हुआ। उसके भाई गोविंद और रामचंद्र और उनकी पत्नियां लक्ष्मी और रुक्मिणी ने उसे देखते ही मन में सोचा, इसका पति तो कंगाल हो गया है, जरूर यह हमसे धन मांगने आई है। अगर हम इसका स्वागत करेंगे तो ये हमारा खजाना खाली कर देगी। किसी ने न तो उसका स्वागत किया, न ही उसे बैठने को कहा। सावित्री देर तक आंगन में खड़ी रही, लेकिन किसी ने उससे प्रेम से बात तक नहीं की। आखिरकार गोविंद ने ताने मारते हुए कहा, सावित्री, तुम्हारा पति तो कर्ज में डूब गया है, अब हमसे क्या उम्मीद लेकर आए हो? सावित्री का दिल टूट गया। वह उदास मन से लौट आई और हरिशंकर को सारी बात बताई। हरिशंकर ने गहरी सांस ली और बोले, प्रिय, अब वहाँ जाना ठीक नहीं, चलो हम अपने घर लौट चलें। जो किस्मत में लिखा है उसी के सहारे जी लेंगे। दोनों चंद्रपुर की ओर लौट पड़े, लेकिन उनका मन भारी था। रास्ता लंबा था और सावित्री की हालत नाजुक। हरिशंकर ने मन ही मन मां भवानी से प्रार्थना की, हे माता, हमें इस संकट से निकालो। चंद्रपुर के पास पहुँचते पहुँचते सावित्री को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वह जमीन पर गिर पड़ी और हरिशंकर से बोली, मुझे पास के खेत में ले चलो। हरिशंकर घबरा गए, लेकिन उन्होंने सावित्री को सहारा देकर पास के बाजरे के खेत में ले गए। वहाँ सावित्री ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। बच्ची की पहली किलकारी ने खेत की सन्नाटे को तोड़ दिया और हरिशंकर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जन्म के बाद सावित्री ने कमजोर आवाज में कहा, बच्ची को साफ कर मेरी गोद में दे दो और इन रक्तरंजित कपड़ों को खेत में कहीं गाड़ दो। हरिशंकर ने बच्ची को सावधानी से साफ किया और सावित्री की गोद में रखा। फिर उन्होंने रक्तरंजित कपड़ों को एक पुराने कपड़े में लपेटकर गाड़ने के लिए गड्ढा खोदना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा गड्ढा खोदा, उनकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। हरिशंकर ने सावधानी से मिट्टी हटाई तो उन्हें एक पुराना मटका दिखाई दिया। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने मटके को बाहर निकाला और जब उसे खोला तो उनकी आंखें चौंधिया गई। मटका सोने की अशर्फियों से भरा था। हर अशर्फी चमक रही थी, जैसे सूरज की किरणें उनमें कैद हों। हरिशंकर ने मटके को बंद किया और सावित्री के पास लौटे। प्रिय, उन्होंने खुशी से कहा, ईश्वर ने हमारा सारा दुख दूर कर दिया। इस बच्ची के जन्म के साथ हमें ये धन भी मिल गया है। कहते हैं, जब ईश्वर किसी को जन्म देता है तो उसके लिए सब कुछ पहले से तय कर देता है। सावित्री ने मटके को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये माँ भवानी की कृपा है, उन्होंने कहा। हमारी बच्ची के साथ ये धन भी आया है। दोनों ने बच्ची को आशीर्वाद दिया और उसका नाम रखा चंद्रिका, चंद्रपुर की नदी के नाम पर। रात के अंधेरे में वे चुपके से अपनी हवेली लौट आए ताकि किसी को उनके आने जाने की भनक न लगे। हरिशंकर ने मटके के धन से सबसे पहले अपने सारे कर्ज चुकाए। कर्जदाताओं के चेहरे पर हैरानी थी, क्योंकि वे सोच भी नहीं सकते थे कि कंगाल हरिशंकर इतना धन कहां से लाया। बचे हुए धन से हरिशंकर ने अपना व्यापार फिर से शुरू किया। उन्होंने मसालों और कपड़ों का छोटा सा कारोबार शुरू किया और उनकी मेहनत रंग लाई। देखते ही देखते उनका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। उनकी हवेली फिर से हंसी खुशी से गूंजने लगी। सावित्री ने चंद्रिका की देखभाल की और गांव के लोग फिर से उनकी हवेली की ओर आने लगे। लेकिन हरिशंकर की ये खुशहाली उनके पड़ोसी जयराम को रास नहीं आई। जयराम एक धनवान जमींदार था, जिसके पास गांव के कई खेत और हवेलियां थीं। वह हरिशंकर की समृद्धि से जलता था। उसे लगता था कि हरिशंकर ने उसकी मेहनत का फल चुरा लिया है। जयराम की पत्नी राधा एक चालाक और बातूनी महिला थी। उसने एक दिन सावित्री से मिलने का बहाना बनाया और मीठी मीठी बातें शुरू की। बहन, राधा ने कहा, तुम्हारी जिंदगी अचानक इतनी खुशहाल कैसे हो गई?
पहले तो तुम्हारे दरवाजे पर कर्जदाता खड़े रहते थे, अब तुम फिर से धनवान हो गए। कोई राज की बात तो बताओ। सावित्री, जो भोली और सीधी सादी थी, ने राधा को खेत में मिले मटके की बात बता दी। उसने सोचा कि राधा उनकी दोस्त है और इस बात को गुप्त रखेगी, लेकिन राधा ने घर जाकर जयराम को सारी बात बता दी। जयराम को लालच ने अंधा कर दिया। उसे पता चला कि जिस खेत में मटका मिला वह उसका था। उसने सोचा, ये धन मेरा है। हरिशंकर ने मेरे खेत से धन चुराया है, मैं इसे वापस लूंगा। जयराम ने चंद्रपुर के राजा विक्रम सिंह के दरबार में हरिशंकर के खिलाफ मुकदमा दायर किया। राजा विक्रम सिंह अपनी न्यायप्रियता के लिए मशहूर थे। उनका दरबार हमेशा सत्य और न्याय की तलाश में रहता था। जयराम ने दरबार में कहा, महाराज, हरिशंकर ने मेरे खेत में गड़ा हुआ धन चुराया है। ये धन मेरे पूर्वजों का है और इसे मुझे वापस मिलना चाहिए। हरिशंकर ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे उस खेत में मटका मिला था। फिर उन्होंने सारी कहानी बयां की, कैसे उनकी पत्नी ने उस खेत में बच्ची को जन्म दिया और कैसे उन्हें मटका मिला। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने उस धन से अपना कर्ज चुकाया और व्यापार शुरू किया। ये धन मेरी किस्मत में लिखा था। राजा ने दोनों पक्षों की बात सुनी और गहरी सोच में पड़ गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई राजा के फैसले का इंतजार कर रहा था। आखिरकार राजा ने फैसला सुनाया। जयराम, उन्होंने कहा, अगर ये धन तुम्हारे पूर्वजों का था तो तुम्हें पहले ही मिल गया होता। ये धन उस खेत में गड़ा रहा और हरिशंकर को मिला। इसका मतलब है कि ये धन उनकी किस्मत में लिखा था। हरिशंकर ने इस धन से अपना कर्ज चुकाया और व्यापार शुरू किया। जो धन खर्च हो चुका है उसकी गणना नहीं होगी, लेकिन जो धन बचा है उसे दरबार में जमा करवाया जाए। जब ये बच्ची चंद्रिका बड़ी होगी तो ये धन उसे सौंप दिया जाएगा, क्योंकि ये धन उसके लिए ही था। राजा ने मुस्कुराते हुए जयराम से कहा, और क्योंकि ये बच्ची तुम्हारे खेत में पैदा हुई है, तुम्हें इसका सम्मान करना चाहिए। जब तक चंद्रिका सयानी नहीं हो जाती, तुम हर महीने हरिशंकर को 5 स्वर्ण मुद्राएं दोगे। जयराम का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुकाया और दरबार से चला गया। उसे हर महीने 5 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ती थी और गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। समय बीतता गया। चंद्रिका अब एक सुंदर और बुद्धिमान कन्या बन गई थी। हरिशंकर का व्यापार दिन रात तरक्की कर रहा था। उनकी हवेली फिर से गांव की शान थी और लोग उनकी उदारता की तारीफ करते थे। सावित्री ने चंद्रिका को संस्कार और शिक्षा दी ताकि वह एक दिन अपने पिता की तरह व्यापारी बन सके। हरिशंकर ने गांव में एक स्कूल और मंदिर बनवाया ताकि गरीब बच्चे पढ़ सकें और लोग ईश्वर का आशीर्वाद ले सकें। जयराम, जो पहले हरिशंकर से जलता था, अब टूट चुका था। उसका लालच और अहंकार उसे ले डूबा। उसकी हवेली अब जर्जर हो गई थी और लोग उससे किनारा करने लगे। एक दिन वो हरिशंकर के पास आया और बोला, हरिशंकर जी, मैंने आपके साथ गलत किया, मुझे माफ कर दीजिए। हरिशंकर ने उसे माफ कर दिया और उसे अपने व्यापार में एक छोटा सा काम दे दिया। जयराम ने मेहनत शुरू की और धीरे धीरे अपनी जिंदगी संवारने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। हरिशंकर और सावित्री की मेहनत, धैर्य और ईमानदारी ने उन्हें मुश्किल वक्त से निकाला, जबकि जयराम का लालच उसे ले डूबा। समय का चक्र हमेशा घूमता है और ईश्वर हर किसी को उसके कर्मों का फल देता है। चंद्रिका का जन्म और मटके का मिलना कोई संयोग नहीं था, ये ईश्वर की लीला थी, जो हमें सिखाती है कि हर जन्म के साथ उसका भविष्य भी लिखा होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। गर्मियों में छत या आंगन में पक्षियों के लिए पानी जरूर रखें। पेड़ लगाए, जीवन बचाए। मुस्कुराइए, आप किसी की वजह बन सकते हैं। हर दिन कुछ अच्छा पढ़िए, सोचिए और कीजिए।
अपनी राय कमेंट में जरूर दें। आपकी बातें हमारे लिए अनमोल है। हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है। सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें। बुजुर्गों की सेवा करें, उनका आशीर्वाद अमूल्य है। प्रेम बांटिए, नफरत खुद मिट जाएगी।